नमस्कार। तो आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। देखिए, कहानी इस तरह से है कि एक बार एक जंगल हुआ करता था। जंगल में लोग करते थे काम। अब उसमें दो तरह के लोग काम करते थे। एक तो वो थे जो काफ़ी टाइम से उसी काम को कर रहे थे, लकड़ियों काटने का ही काम, जो काफ़ी एज्ड भी थे, जिनको एक्सपीरियंस भी था। और एक वर्ग ऐसा था कि जो युवा था, अभी नया नया जो था वो काम कर रहा था, ज़्यादा टाइम काम करते नहीं हुआ था। परंतु युवा वर्ग में जोश जो था वो बहुत ज़्यादा था। जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस्ड लोग थे, एज्ड लोग थे, उनमें जोश कम था। परंतु होता ऐसा था कि जब शाम को उनको दिहाड़ी मिलती थी उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से, तो जो बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग मतलब जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, उनको जो था वो ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी, और जो युवा वर्ग था उसको कम मिलती थी, क्योंकि उनका काम कम होता था। एज्ड लोग जो था वो इतने ताकतवर नहीं थे युवाओं की तरह, परंतु फिर भी वो काम ज़्यादा करते थे। अब इस बात की चर्चा हुई युवाओं में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम काम क्यों कम कर पा रहे हैं। तो उन्होंने चाहा कि हम उन लोगों से जाकर पूछें जाकर कि हम हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे इतना काम क्यों नहीं होता जितना आप कर पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, तुम लोग जो काम करते हो ना, तुम बहुत हार्ड वर्क जो है वो करते हो, दिन भर नॉन स्टॉप जो है वो काम करते हो। और हम जो काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम जो है वो रुक रुक कर काम करते हैं, और बीच में जब हम ब्रेक लेते हैं तो अपने औजारों को भी पहना करते हैं, उनको धार देते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहती है, हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होती है और टाइम भी कम लगता है, और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये फ़र्क है स्मार्ट वर्क करने में और एक हार्ड वर्क करने में। अब देखो, वो बैल वाला ज़माना नहीं रहा है, बैल की तरह आप काम करते रहेंगे। अब आ गया है स्मार्ट वर्क करने का ज़माना। स्मार्ट वर्क करेंगे तो समय के साथ चलते रहेंगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और ये चीज़ बहुत बाद में चलकर जो है वो रियलाइज़ होगी। यही चीज़ पढ़ाई के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कीजिए, हमेशा स्मार्ट वर्क के ऊपर जो है वो फोकस कीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव मल्टीपल कैपिटल्स। तो बोलते हैं कि ऐसी इनमें से कौन सी कंट्री है, कौन से देश हैं जिनकी बहुत सारी राजधानियाँ हैं। अब देखो, अक्सर ऐसा होता है कि एक कंट्री एक कैपिटल, जैसे कि हमारी इंडिया है, इंडिया की कैपिटल जो है वो एक ही है, और वैसे ही जो है वो न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की एक ही कैपिटल है। परंतु कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी 2-3 कैपिटल्स जो हैं वो आती हैं। इसमें एक साउथ अफ्रीका आती है, एक मलेशिया जो है वो आती है। इन कंट्रीज़ की जो है वो एक से ज़्यादा कैपिटल्स जो हैं वो आती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, कितनी कैपिटल्स इनकी आती है? साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स आती हैं। एक इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आती है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल आती है, और एक जुडिशियल कैपिटल आती है। ये जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आती है, ये प्रिटोरिया जो है वो आती है। ये जो इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल आती है, ये केप टाउन जो है वो इनकी आती है। जुडिशियल कैपिटल जो आती है, ये आती है ब्लूम फाउंटेन। ये आपने ध्यान रखना। तो इस तरह से 3 कैपिटल जो है वो साउथ अफ्रीका की जो है वो आती है। मलेशिया की अगर हम बात करें तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो है कुलालमपुर, जिसको आप अक्सर पढ़ते हैं, और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल आती है, जुडिशियल हब जो इनका है वो अलग से है, वो जो है वो पुटराजिया में जो है वो है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कैपिटल्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में कुछ और कंट्रीज़ भी जो है वो दी गई थी, तो उनकी कैपिटल भी एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबेरा में जो है वो आती है। यहाँ पर उसके बाद साउथ कोरिया जो है वो दिया गया है। अगर हम साउथ कोरिया की कैपिटल देखते हैं तो साउथ कोरिया की जो है वो कैपिटल सियोल में जो है वो स्थित है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सियोल में है। मालदीव्स यहाँ पर जो है वो दिया गया है। मालदीव्स की अगर हम बात करते हैं तो मेल इसकी कैपिटल जो है वो आती है। टर्की यहाँ पर दिया गया है। टर्की की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो अंकारा जो है वो इसकी राजधानी जो है वो आती है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी जो है वो दिया गया है। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में जो है वो आती है। श्रीलंका यहाँ पर दिया गया है। श्रीलंका की कैपिटल जो है कोलंबो में जो है वो आती है। तो इस तरह से इन कंट्रीज़ की कैपिटल ध्यान रखना। बाकी हमने जान लिया मल्टीपल कैपिटल्स वाली कंट्री भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एस्टेब्लाइज्ड बाय यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बाय या ट्रीटी इन 1980। तो बोलते हैं कि आप जो है वो उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ पर 1980 में एक संधि द्वारा यूएनओ ने जो था वो शांति विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वो की थी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीस भी जो था वो स्थापित की गई थी यूएनओ के द्वारा, और ये जो था वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये कोस्टा रिका में जो था वो स्थापित की गई थी। ये कोस्टा रिका आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ भी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो था वो की गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ताकि कंट्रीज़ को ऑर्गेनाइज किया जा सके और वर्ल्ड में जो है वो पीस को जो है वो इंश्योर किया जा सके। इसकी जो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स आते हैं वो जो है 5 आते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 193 आते हैं। 2 सालों के बाद नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते रहते हैं, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर 2 सालों के बाद चेंज होते रहते हैं, और जो परमानेंट मेंबर हैं वो तो परमानेंट ही रहते हैं। परमानेंट मेंबर्स में जो है वो यूएस आता है, चाइना आता है, रशिया जो है वो आता है, यूके यहाँ पर आता है, और फ्रांस जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये 5 कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं।
अब देखो यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर का तो आपको पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते रहते हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी जो है वो मनाया जाता है। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। सितंबर महीने की 21 तारीख को इसको मनाते हैं। तो इतना सब हम यहाँ से याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। देखो जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक रूप से मेंशन किए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आगे बोलते हैं वियना कन्वेंशन 1985 इज एसोसिएटेड विद। तो बोलते हैं कि ये वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में। बोलते हैं ये किससे जो है वो जुड़ी हुई है। अगर हम इस तरह की कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में, और ये जुड़ी हुई है किससे? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन को लेकर जो है ये जुड़ी हुई है। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें जो है वो सूर्य से जो हार्मफुल रेज आती हैं उनसे जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो करती है। इसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। 1985 में ये हुई थी। इस तरह की हमारे पास और भी बहुत सारी कन्वेंशन जो है वो हुई हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो इस तरह की क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास साइन हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कौन से ईयर में साइन हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो था वो साइन हुआ था। क्योटो एक शहर का नाम है जो कि जापान में आता है, वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बोलते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एनवायरनमेंट से जो है वो जुड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है मतलब इसमें बात की गई है जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी जो एमिशन होती है उसको कम करने से जो है वो इसकी बात जो है वो की गई है कि उनके एमिशन को कम किया जाए। हमारे पास वैसे ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी जो है वो आता है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 में जो था वो साइन हुआ था। ये भी ओजोन लेयर से जो है जुड़ा हुआ है कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है कुछ सब्सटेंसेस के कारण, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था। हमारे पास अर्थ समिट एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ समिट जो था वो कब साइन हुई थी। तो अर्थ समिट जो था वो 1992 में जो था वो साइन हुई थी। रियो डी जेनेरियो में ये हुई थी, तो इसको रियो डी जेनेरियो समिट भी बोल देते हैं। हमारे पास उसी तरह जो है वो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो था वो हुई थी। ये जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हुई थी ये 1979 में हुई थी, और बोन में जो था ये हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है, बोन सिटी में जो था ये हुई थी। एक नगोया प्रोटोकॉल जो था वो साइन हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल हमने पढ़ा भी था इसी सीरीज़ में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में जो था वो साइन हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो था वो साइन हुआ था। एग्जाम में जैसे HAS अभी आ रहा है तो HAS वगैरह एग्जाम में ये नगोया प्रोटोकॉल पूछा गया है, अर्थ समिट पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन वहाँ पर पूछी गई है, पेरिस एग्रीमेंट भी वहाँ पर पूछा गया है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो था वो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 21 मीटिंग में जो था ये हुआ था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। तो इतना सब आप यहाँ से ध्यान रखना। मैंने इंपॉर्टेंट समिट्स आपको बता दी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई वो सब आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दी। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं हु इज़ ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। तो बोलते हैं इंडिया विंस फ्रीडम कर एक किताब है। इस किताब को जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है? तो इस किताब को, या फिर हमारे पास और भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं, उनको किसके द्वारा लिखा गया है? इस इंडिया विंस फ्रीडम को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा चलो, मौलाना साहब के द्वारा जो है वो उसको लिखा गया है, परंतु हमारे पास ऐसी और भी किताबें आती हैं और पेपर में सिलेबस में जो है स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है कि किताबें पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट किताबें पूछी जाएंगी। हम किताबों को रिवाइज करते हैं। हम देखो पहले महात्मा गांधी जी की बात करेंगे कि गांधी जी के द्वारा जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं। इनके द्वारा यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन और इंडियन ओपिनियन कर जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि एक जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केसरी और मराठा किसके द्वारा लिखी गई है। केसरी जो है वो लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और मराठा भी एक किताब जर्नल टाइप में है, ये भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इंडियन मिरर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन मिरर अगर हम इस न्यूज़पेपर या जर्नल की बात करते हैं तो ये जर्नल जो है वो N सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा मिलकर जो था वो निकाला गया था। हमारे पास जो पहला न्यूज़पेपर छपा था वो तो बंगाल गैजेट था। बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो पब्लिश हुआ था 1780 के करीब। ये कलकत्ता से जो था वो पब्लिश हुआ था और इसको पब्लिश करने वाले थे जेम्स अगस्टस हिक्की। उनका नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये तो हो गया हमारे पास एंशिएंट किताबें जो हम एंशिएंट टाइम में जो है वो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न कुछ एक किताबें हमसे पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी जो है वो है। अब किरण बेदी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी किताब एग्जाम में पूछी जाती है, आई डेयर एज आई सी कर इनके द्वारा एक किताब जो है वो लिखी गई है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और वैसे ही जो है वो दास कैपिटल कर किताब लिखी गई है। ये जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और हमने जो था वो पढ़ा था
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ करके एक किताब आती है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो लिखी गई थी, ये आपको पता चल गई। और टाइम मशीन कर किताब है, ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा जो है वो लिखी गई है। टाइम मशीन भी इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध चला था, तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म करके एक किताब है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ये किताब जो है वो बेनजीर भुट्टो के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। इंदिरा गांधी जो पहली प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके द्वारा माई ट्रूथ करके किताब जो है वो लिखी गई है। माई ट्रूथ करके किताब इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह की किताबें हमने देख ली, और भी बहुत सारी हैं किताबें, तो एंडलेस हैं, जितनी मर्जी चाहे आप पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, अपकमिंग हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं HPRCA के अपकमिंग TGT JPT जैसे एग्जाम्स के लिए, या फिर और भी एग्जाम जो आएंगे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखो टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकें, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी टेक्निक आपके पास होगी। एक तो जो हमने टेस्ट सीरीज रखी है उसको आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ अभी तक हम टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसको एक बार पढ़ना एनफ नहीं है, उसको रिवाइज करना भी एनफ है, तो इसलिए सही टाइम है और सफिशिएंट टाइम भी है आपके पास। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्मार्ट वर्क करेंगे या फिर आप सिर्फ हार्ड वर्क ही करेंगे, या फिर स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क साथ में करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ टू बी होस्टेड इन ग्लासगो की, ये जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होंगी, वो जो है वो कहाँ पर होंगी, ग्लासगो में जो है वो होगी। ग्लासगो जो है वो उनको होस्ट जो है वो करेगा। अगले में बोलते हैं कॉमनवेल्थ के बाद 2028 समर ओलंपिक्स टू बी होस्टेड इन लॉस एंजल्स की, 2028 के जो समर ओलंपिक्स होंगे उनको लॉस एंजल्स सिटी में जो है वो होस्ट किया जाएगा, लॉस एंजल्स उनको होस्ट करेगा। हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पूछा भी क्या गया है, पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो पूछा गया कि गलत बताना है। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 2026 के ग्लासगो में ही जो है वो होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो था वो स्टार्ट कब हुए थे, 1930 में जो था वो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो था वो हुए थे, 1930 में हुए थे ये। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ये होंगे ग्लासगो, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है वो होंगे, 2026 में जो है ये होंगे। इससे पहले 2022 में हुए थे। 2022 के जो कॉमनवेल्थ के गेम्स थे वो इंग्लैंड बिर्मिंघम में जो था वो हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्यान रखना है कि ये 4 सालों के बाद जो है वो होते हैं, ठीक है जी, 4 सालों के बाद होते हैं। अभी 2022 में हो चुके हैं, 2022 के बाद 2026 में होंगे, 2026 के बाद 2030 में जो है वो होंगे। तो इस तरह से आपने सिनेरियो ध्यान रखना है कि 2022 में किसने किया, 2026 में जो है वो कौन करेगा। आगे तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास सही है। बोलते हैं समर ओलंपिक्स जो है वो होस्ट की जाएंगे लॉस एंजल्स में 2028 के, ये भी सही बात यहाँ पर कही गई है। अब समर ओलंपिक्स की हम बात करते हैं कि समर ओलंपिक्स जो होंगे 2028 में, उनको जो है वो कौन होस्ट करेगा, उनको जो है वो लॉस एंजल्स जो है वो होस्ट जो है वो करेगा। लॉस एंजल्स की जो है वो यूनाइटेड स्टेट में ये आता है, तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अलग अलग सिटीज़ में जो है वो इनको होस्ट किया जाएगा। अच्छा, हम वेन्यू की बात कर लेते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो वेन्यू की बात कर लेते हैं कि समर ओलंपिक्स जो है वो अभी तक कहाँ कहाँ पर हो चुके हैं। समर ओलंपिक्स 2028 के बाद 2032 में होंगे, और 2032 में इनको होस्ट जो है वो कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनको होस्ट करेगा। 35 नंबर के यानी कि 35वें नंबर के जो हैं ये होस्ट जो हैं वो किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इससे पहले जो है 2024 में समर ओलंपिक्स हुए थे, तो वो पेरिस फ्रांस में जो था वो हुए थे। 2024 हो गया, 2024 के बाद 2028 हो गया, 2028 के बाद 2032 हो गया। ये सब आपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इनको होस्ट करेंगी। अब बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो नन ऑफ दीज सही हो जाएगा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं। पेपर में ना ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि और क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर्स, तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने सारे ग्लेशियर्स को जो है वो खो दिया है। तो अभी हाल ही में ये पता चला है कि वेनेजुएला कंट्री के सारे ग्लेशियर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। और वेनेजुएला जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसके जो है वो सारे ग्लेशियर जो हैं वो भी जा चुके हैं। अब देखो सारे ग्लेशियर जो हैं वो उसके पिघल चुके हैं। ये कैसे पिघले, इसके पीछे भी तो रीज़न होगा।
वही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो अभी आप भी देखते हैं हिमाचल में बर्फ़ कम पड़ती है, ग्लेशियर्स, अगर बर्फ़ कम पड़ेगी तो ग्लेशियर्स कम होंगे, फिर ग्लेशियर्स पिघलेंगे ज़्यादा। अभी पहले तो अभी देखो एकदम से धूप पड़ना स्टार्ट हो गई तो गर्मी हो गई फिर से। अब इस गर्मी में ग्लेशियर्स रैपिडली जो है वो पिघलेंगे, बहुत जल्दी पिघलेंगे, फिर बरसात आ जाएगी, वहाँ से जो है वो अलग से जो है वो नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के कारण। अब देखो ये सारी चीज़ें अगर क्लाइमेट चेंज के कारण हैं तो क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता? देखो एक्शन लिया जाता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हम साइन करते हैं, अलग अलग एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज के बीच में पूरे वर्ल्ड वाइड में होते हैं, परंतु फिर वही बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से नहीं होती। कुछ कंट्रियाँ जो है वो उन गाइडलाइंस को मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ऊपर पढ़ रहे थे पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में जो था वो साइन हुआ था। अब यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके द्वारा जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से जो है वो खुद को निकाल लिया गया। अब खुद को निकाल लिया गया तो इन कंट्रीज़ का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज ऐसी, इससे कुछ नहीं होता, हम तो भाई तरक्की करते रहेंगे। होता इस तरह से था कि यूएस जो था वो पैसा देता था, यूएस पैसा देता था और वो छोटी छोटी कंट्रीज़ के काम आता था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। परंतु अगर यूएस जैसी अमीर कंट्रियां पैसा नहीं देंगी तो ये एग्रीमेंट भी फेल हो जाएंगे, और ऐसे ही ये एग्रीमेंट धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बना यहाँ से कि किस कंट्री ने अभी पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है? वो किया है यूएसए ने। यूएसए ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी खुद को अलग कर लिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से किस कंट्री ने खुद को अलग किया है, तो वो भी यूएसए ने ही किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि पूछा गया है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे। कई बार पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, कई बार पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कई बार क्वेश्चन भारत के ऊपर बनता है। तो बंगाल की सबसे पहले बात हो रही है, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो था वो थे। 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल जो था वो रहा था, और इनके कार्यकाल के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट जो था वो हुई थी। जैसे कि इनको जो है वॉरेन हेस्टिंग को जो है वो जुडिशियल सर्विसेज का जो है वो जन्मदाता भी माना जाता है। 1779 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इनके द्वारा करवाई गई थी, और 1779 में सुप्रीम कोर्ट जो बना था, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो एलिजा एम्पे जो था वो बने थे। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भी बहुत काम किए गए। इनके द्वारा जो है वो सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया। इनके द्वारा जो है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो है वो काम किया गया। ठगी प्रथा होती थी उसको बैन किया गया, नरबली होती थी उसको बैन किया गया। मेडिकल कॉलेज इनके द्वारा जो था वो कलकत्ता में बनाया गया। उसी तरह जो है वो भारत के पहले वायसराय पूछे गए तो वो लॉर्ड कैनिंग जो था वो हुए। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक जो था वो रहा था। 1857 का जो विद्रोह होता है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो होता है। इन जो अभी हमने देखा था कि आईपीसी का नाम बदल दिया गया था, तो आईपीसी भी इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब मैंने कहा कि आईपीसी का नाम जो है वो बदल दिया गया, तो आईपीसी का नाम जो है वो बदल कर क्या रखा गया? अब देखो आईपीसी को बोलते थे इंडियन पीनल कोड, आईपीसी को जो है वो बदल दिया गया, और आईपीसी का नाम बदलकर जो है वो बीएनएस रख दिया गया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो उसका नाम जो है वो रख दिया गया। ठीक है, अभी कुछ नाम चेंज हुए हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो जैसे कि मैंने आईपीसी का बता दिया, एक सीआरपीसी भी हुआ करता था, सीआरपीसी का नाम भी बदल दिया गया। सीआरपीसी का नाम बदला गया, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो बोल दिया गया। एक वैसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भी बदल दिया गया, और उसको जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर जो है वो नाम दिया गया। तो इस तरह से नाम बदले गए। तो आईपीसी के बारे में पता चल गया, बीएनएस के बारे में पता चल गया, गवर्नर जनरल जो अलग अलग रहे उनके बारे में जो है वो पता चल गया। जब भी आप तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो मेंस का एग्जाम भी कभी लिखने का अगर आपको मौका मिलता है, तो मेंस के एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी गवर्नर जनरल का नाम दे देंगे, उनके बारे में 3 पॉइंट जो है वो बताइए। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि लॉर्ड रिपन के बारे में जो है वो 3 पॉइंट जो है वो बताइए। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में 3 पॉइंट बताइए। अब देखते हैं कि आप किस तरह से जो है वो उसको लिखते हैं, और 3 पॉइंट तो आप बताएंगे ही, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एयर बबल्स इन वाटर बिहेव एज। तो बोलते हैं पानी में हवा के जो बुलबुले होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार जो है वो करते हैं।
तो पानी में जो बबल्स आप देखते हैं वो कौन सी लेंस की तरह जो है वो एक्ट जो है वो करते हैं, वो कनकेव लेंस की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमारे पास अलग अलग लेंसेज आते हैं और अलग अलग लेंसेज का अपना अपना महत्व जो है वो है, और महत्व तो है ही है, क्वेश्चन भी अलग अलग जो है वो इनसे बनते हैं। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो इन लेंसेज के बारे में जानते हैं। ये जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस का आपने ध्यान रखना है कि ये जो एयर बबल बनता है पानी में, ये बिहेव करता है कनकेव लेंस की तरह, और ये अपीयर किसकी तरह करता है, अपीयर जो है ये करता है कन्वेक्स लेंस की तरह, अपीयर करता है कन्वेक्स लेंस की तरह और बिहेव करता है कनकेव लेंस की तरह। दूसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अलग अलग यूजेज हैं अपने, जैसे कि कनकेव मिरर को जो है वो शेविंग मिरर के रूप में भी इस्तेमाल जो है वो करते हैं। व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है वहाँ पर ये जो है वो इस्तेमाल होता है। इसको जो है वो सोलर कुकर में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जो कन्वेक्स मिरर आपके पास होता है, कन्वेक्स मिरर को जो है वो रियर व्यू मिरर जो व्हीकल्स का होता है उसके रूप में इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आपने पहले अगर लैब्स में कभी सोडियम रिएक्टर लैंप देखे होंगे साइंस लैब्स में, तो सोडियम रिएक्टर लैंप्स में भी ये कन्वेक्स मिरर का जो है वो इस्तेमाल होता है। अब ये पता चल गया। अब आप देखते हैं कि किसी ने चश्मा भी पहना होता है, तो चश्मे में भी आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी को जो है वो मायोपिया है, मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि किसी को जो है वो नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देंगी अच्छे से परंतु दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो मायोपिया किसी को अगर है तो मायोपिया आपने ध्यान रखना है कि उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, उसके लिए कनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। कनकेव लेंस मायोपिया के लिए होता है। एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती, मतलब किताब वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में ना दूर की चीज़ दिखाई देगी ना नज़दीक की चीज़ क्लियरली जो है वो दिखाई देगी, और उसके लिए बाईफोकल लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसमें इन दोनों जैसे फीचर हो वैसा लेंस जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो इतना याद रख लिया यहाँ से, बहुत है ये याद रखने के लिए, ये 1-2 नंबर एग्जाम में पक्के करेगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में बोलते हैं कौन सी भारतीय भाषा है जिसको ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज जो है वो किया गया है। देखो सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर में जो है वो भारत की भाषा है तमिल, तमिल भाषा को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। भारत की अलग अलग भाषाएं अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ एक कंट्रीज़ में। अब हम सिंगापुर की ही अगर हम बात करते हैं, सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपने ध्यान रखनी है। सिंगापुर में जो है वो एक तो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, इंग्लिश के अलावा तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आती है। तमिल के अलावा यहाँ पर जो है वो मलयालय भाषा है, ये भी यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। एक मंडारियन भाषा हुई, ये भी यहाँ की ऑफिशियल भाषा जो है वो आती है। अच्छा, 4 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आपने ध्यान रखना है। सिंगापुर में अगर हम एथनिक ग्रुप की बात करते हैं तो चाइनीज़ यहाँ पर 74.3% है, मलयालय यहाँ पर 13.5% है, तभी मलयालय यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इंडियन यहाँ पर लगभग 9% जो है वो आते हैं। ठीक है जी, तो ये सब पता चल गया सिंगापुर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग डेज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ दिन दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे कि हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ डे दिया गया है, हमारे पास नेशनल मैरीटाइम डे दिया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे दिया गया है और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो दिया गया है। अगर टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आप सबसे पहले जो है वो टिक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये वहाँ पर जो है वो क्यूज़ की फॉर्म में पोस्ट किया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मई महीने में मनाया जाता है और 8 मई को जो है वो मनाया जाता है। टेलीग्राम पर ही जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे का क्यूज़ भी जो था वो डाला गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। अब आता है नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे भी अभी अप्रैल महीने में मनाया गया और ये 5 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की हम बात करते हैं, ये 7 मई को जो है वो मनाया जाता है। 7 मई को ये मनाते हैं, 2 दिन मई के 2 दिन अप्रैल के, ये आपने ध्यान रखे। पहले तो अरेंजमेंट देखिए कैसे होगी सही। सबसे पहले नेशनल मैरीटाइम डे आएगा, मतलब दूसरा आएगा, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे आएगा, पहला आ जाएगा, उसके बाद जो है वो आएगा 7 मई वाला, तो तीसरा आ जाएगा, उसके बाद चौथा आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन ए जो है वो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब टेलीग्राम पर जब मैंने वर्ल्ड हेल्थ डे का क्यूज डाला था तो मैंने इसकी थीम भी जो था वो वहाँ पर क्यूज के रूप में
जो था वो पोस्ट की थी। इसकी थीम सिर्फ 61% लोगों के द्वारा सही बताई गई थी और थीम क्या थी इसकी थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर कर इसकी थीम जो था वो थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट डे आपने इस तरह से ध्यान रखने हैं। अच्छा, मई महीना अभी चला हुआ है, तो मई महीने में 1 मई को जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, 8 मई को जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाएगा, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे जो है वो मनाया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डे जो है वो मई महीने में मनाए जाएंगे। अप्रैल महीने में जो है वो हमारे पास 4 अप्रैल को जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस था, 5 अप्रैल को जो था वो नेशनल मैरीटाइम डे था, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे था, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे था, 22 अप्रैल को जो था वो वर्ल्ड अर्थ डे था। इनके क्यूज भी टेलीग्राम पर डाले गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री। तो सार्क की बोलते हैं पहली महिला जो महासचिव थी वो किस देश से संबंधित थी, कौन सी कंट्री से वो संबंध रखती थी। इससे पहले वाला जो पार्ट था इस सीरीज का उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ही डिस्कस किया था और डिटेल से मैंने सार्क के बारे में आपको रिवाइज भी करवाया। अभी कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।